क्लियर हुआ डेट शीट का कब तक आ रही है? ट्वेल्थ क्लास का जो डेट शीट है, कोई आपका भाई ब्रदर सिस्टर उसका ट्वेल्थ में कुछ क्लियर नहीं बना रही? यस सर, अभी कुछ पता नहीं। मिस्टर लाइव थे। चलिए, हमारे यहाँ पे भी पूरी टीम उसी पे लगी हुई थी कि डेट शीट आएगी, डेट शीट आएगी, लेकिन अब तक कुछ क्लियर हो नहीं रहा क्या है। चलो एनीवे, आप लोगों का तो डेट शीट स्कूल वाले बनाने वाले हैं, तो आपका तो प्रॉब्लम है नहीं। चलिए कल से स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने जो है हीट इंजन पढ़ लिया था ना, कार्नोट साइकिल वगैरह सब पढ़ लिया था। और कार्नोट थ्योरम लास्ट हमने पढ़ ली थी कि उससे कोई एफिशिएंट इंजन नहीं बन सकता कार्नोट साइकिल से ज़्यादा, ठीक है। चलिए अब इसके ना क्वेश्चन कर लेते हैं कार्नोट साइकिल के, फिर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करेंगे और फिर थर्मोडायनामिक्स के कुछ क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन करेंगे ताकि वो हो पाए, क्या ना बोलते हैं आपको, और स्ट्रॉन्ग हो टॉपिक है ना। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, हीट इंजन के क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर्मूले सबको ध्यान होंगे, फॉर्मूला वहीं से ड्राइव होंगे आपके, हीट इंजन भी और रेफ्रिजरेटर भी बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो वहाँ से हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। Q1 Q2 के टर्म में आएगा फॉर्मूला या फिर T1 T2 के टर्म में आएगा, तो हम दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। हमारी एफिशिएंसी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहले इजी क्वेश्चन लिखते हैं कुछ। एक कह रहा है कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन, कार्नोट इंजन है वर्किंग बिटवीन working between 300 Kelvin and 400 Kelvin, sorry 600 Kelvin and 600 Kelvin, has output of 800 joule per cycle, has output of 800 joule per cycle। ये हमारा आउटपुट है। What amount of heat energy is supplied to the engine? इंजन को कितनी हीट सप्लाई होती है पर सेकंड, बताओ। So 1600 आवाज आ रही है 1600 जूल पर साइकिल ऑप्शन में तो है, लेट मी चेक। 1600 जूल आ रहा है क्या है, लेट मी चेक, एक मिनट। 1600 जूल पर साइकिल हीट इंजन, यस 1600 जूल इन वन साइकिल या पर साइकिल, डन, ठीक है। तो आपको T1 T2 दे रखा था, तो आपकी पहले एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी आपकी होती है हीट सप्लाइड और वर्क डन का रेशो, तो एफिशिएंसी आपको जो आएगा 1 माइनस 300/600 यानी 50% आ गई एफिशिएंसी। ये जो आपका रेशो होता है एफिशिएंसी होता है वर्क डन बाय हीट सप्लाइड, ठीक है। इसमें ध्यान रखना ये हीट सप्लाइड है, टोटल हीट नहीं है। अगर आप पूरे उसकी प्रोसेस की हीट निकालोगे पूरे, तो आपने तो देखा ना कार्नोट साइकिल में हीट आपकी जाती भी है और आती भी है। जब वर्क डन कंसीडर करते हो तो वर्क डन तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसीडर करते हो, लेकिन वर्क डन तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसीडर करते हैं, लेकिन हीट हम सप्लाइड टू द सोल, जो हमारा सोल इंजन है उस पे, इंजन को जो हीट सप्लाइड होती है उसी को कंसीडर करते हैं। जो उसने हीट रिजल्ट कर दी बाहर उसको हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमें इतनी हीट उसे देनी पड़ रही है। अब जो हीट रिजेक्ट कर रहा है उसको आप अगर यूज तो कर नहीं पाते, या तो आप यूज कर पाओ उसे दोबारा तो बात अलग है, लेकिन यूजुअली क्या होता है इंजन वगैरह होते हैं वो एनवायरनमेंट में हीट को रिजेक्ट करते हैं, तो आपको हीट वहां से कोई फायदा मिलता नहीं है। तो आपकी जो एक साइकिल में हीट आपको रिक्वायरमेंट आती है वो क्यू की रिक्वायरमेंट आती है जो आपने सप्लाई करी उसे, ठीक है। अगर मान लो मैं उसको हीट को दोबारा इंजन में पुट कर दूं जो हीट को रिजेक्ट कर रहा है ना, मान लो ऐसे इसने हीट रिजेक्ट किया, आपने उसको दोबारा यहाँ पुट कर पाए किसी तरीके से, तो फिर आपका वो हो सकता है कि आप इसको भी कंसीडर करो जो आपने हीट रिजेक्ट की। लेकिन
यूजुअली ये रिजेक्ट जो है आप कंसिडर नहीं करते, आप केवल जो हीट सप्लाइड होती है कंसिडर करते हो। तो अब ये थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आएंगे ना, तो पूरा साइकिल आएगा कि ऐसे ऐसे साइकिल बने हुए हैं, मतलब कुछ बोलेंगे यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, तो उसमें हीट सप्लाइड भी होगी, बाहर भी निकलेगी, अंदर भी आएगी। तो आपको केवल जब वो निकालना है एफिशिएंसी, तो जो हीट नीचे वाली हीट है वो मैं यहाँ से निकालूंगा, केवल जो सप्लाई करी होगी मैंने साइकिल को। क्लियर? रिजेक्ट वाली नहीं लूंगा। क्लियर हुआ ये? Yes. और इस क्वेश्चन में तो रिक्वायरमेंट निकल गया, बता रहा हूँ आपको। और जब हम वर्क डन निकालते हैं, एक्चुअली तो वर्क डन क्या होता है, इंटरनल एनर्जी से निकालते हैं, इंटरनल एनर्जी यू से। तो हमें पता है कि साइकिल का यू 0 होता है, डेल्टा यू। तो वर्क डन हम क्यू से निकालते हैं एक्चुअली, उसको इक्वेट करके। तो जब हम वर्क डन निकालेंगे एक्चुअली, तो वर्क डन में हम तीनों हीट कंसिडर करते हैं। ये भी मैंने सारी हीट जो अंदर आ रही है और जो बाहर जा रही है, क्योंकि वर्क डन मेरा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मेरा सारा कंसिडर करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा पिस्टन आगे गया फिर पीछे गया, तो मुझे वर्क करने के लिए फिर उसे आगे लाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नेगेटिव हो गया तो मैं लूंगा नहीं उसे, नेगेटिव को फिर आपको पॉजिटिव करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन जब मैं कंसिडर करता हूँ, मैं पूरा कंसिडर करता हूँ, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन जो मैं हीट यहाँ पे लेता हूँ, केवल सप्लाइड लेता हूँ, तो यहाँ पे हीट सप्लाइड लूंगा केवल, है ना। तो या तो खैर दिया हुआ डायरेक्ट इसमें सप्लाइड पूछ रहा है, ये वर्क डन जो कर रहा है वो आउटपुट 800 का दे रहा है आपको, एफिशिएंसी आप निकाल चुके हो 1/2, तो आपका जो हीट आ रहा है वो 1600 जूल आप सप्लाई कर रहे हो पर साइकिल। तो दिस वाज इजी क्वेश्चन। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, एक्चुअली ऊपर वाले क्वेश्चन में ना आपकी जो एफिशिएंसी है 1/2 से कम आनी चाहिए, क्योंकि ये इसमें बोला नहीं कार्नोट है, लिखा है, अच्छा लिखा है कार्नोट। अगर कार्नोट में इंजन लिखता है तो 1/2 से कम आनी चाहिए, लेकिन कार्नोट होगा तो पूरी आएगी। तो ये कह रहा है रेफ्रिजरेटर, कार्नोट रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ है इसमें, कार्नोट रेफ्रिजरेटर है, वर्किंग बिटवीन 30 डिग्री एंड 10 डिग्री सेल्सियस। अगेन ही इज आस्किंग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा कितना होगा। He is asking what is the coefficient of performance beta. सर हाफ। नहीं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस तो ज्यादा आता है ना, 1 से, वो तो ऐसा आता है 6, 7, 8, 9 ऐसे कुछ आता है। डायग्राम बना के देखो, जो अपना डायग्राम बनाते हैं रेफ्रिजरेटर का, उससे देखो Q1 Q2 में क्या रिलेशन आना है, T1 T2 में क्या रिलेशन बन रहा है। अगर आपको याद है फॉर्मूला, अच्छी बात है, नहीं याद है तो निकाल के देखो क्या फॉर्मूला बनता था। और इसमें यूनिट का ध्यान रखना, इसमें सेल्सियस में दी हुई है, टेम्परेचर जो है सेल्सियस में, वो ध्यान रखना। Sir, 2.75.
नो, Sir, 14.15. नो, सर 3.54. नो। एक मिनट हो गया, मैंने कितना लिख दिया आपको? हाँ ठीक है, 30 और 0 है, अरे 10 नहीं है, 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस। 10 लिख दिया ना मैंने गलती से, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। 30 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस, अब बताओ कितना आंसर है? Sir, 9. यस, 9. 9, यस 9। बाकी लोगों ने निकाला? Sir, 9. 9 इज आंसर। आगे सबका? बीटा क्या होता है हमारा? T2/T1 - T2 होता है। मतलब कि बड़ा टेम्परेचर हमारा जो होगा ये वाला 303 केल्विन, छोटा वाला होगा यहाँ पे 273, तो ऊपर आएगा छोटे वाला, तो ये बन जाएगा 273/30, विच इज 9.1 अप्रोक्सीमेटली, वी कैन टेक 9। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जहाँ पे आता है ना, हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा सोचनी पड़ती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है वो केल्विन और सेल्सियस में फर्क पड़ सकता है यहाँ पे आंसर, तो ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है कि कार्नोट इंजन है और उसको पकड़ के मैंने रेफ्रिजरेटर बना दिया, यानी उल्टा कर दिया उसको। तो ये कह रहा है कि भाई कार्नोट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी कितनी थी? 1/10, इसको आपने रेफ्रिजरेटर बना दिया। ठीक है, इसको बना दिया रेफ्रिजरेटर। आपने कहा यार गर्मी आ रही है तो रेफ्रिजरेटर बना दो रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब ये कह रहा है इस पे जो वर्क डन है ऑन द सिस्टम इज 10 जूल ऑन द सिस्टम। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एट लोअर टेम्परेचर कितनी होगी? सर 90 जूल. ऑप्शन में तो है, अभी देखता हूँ। अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब एट लोअर टेम्परेचर कितनी होगी? इसका जो है बी 90 जूल, यस 90 जूल सही है।
Sir, 90 joule. 90 आ गया, ठीक है। बाकी लोग भी निकाल दो। निकला? एफिशिएंसी 1/10 है, तो इसमें नहीं हमें T1 T2 का आइडिया हो रहा है। तो जैसे T1 T2 अगर आपका रेशो आ गया तो आप बीटा भी निकाल सकते हो फिर, और आपको बीटा अगर आ गया तो बस फिर तो वर्क ऑन द सिस्टम आपको पता है, हीट एब्जॉर्ब निकालनी है। देखो बाकी लोग निकाल पा रहे हो, फटाफट से 1 मिनट और दे रहा हूँ, मैंने आपको हिंट दे दी। ऐसे निकल गया। निकल गया, बाकी लोग भी निकालो फटाफट से। आया नहीं आया? एफिशिएंसी कितनी दी है आपको? 1/10 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, तो ये आपका ये आ गया रेशो। अब जब आपका बीटा होता है, अभी आपने देखा था यहाँ पे क्या होता है, कुछ देखा है बीटा, T1 माइनस T2, छोटे वाला यहाँ पे इस हो जाएगा 1 बाय, मेरे को T2 बाय T1 पता है, मैं T2 बाय T1 कर देता हूँ। यानी ये बीटा, ये 9/10 है आपका, सॉरी, दिस इज 9/10, 1 माइनस 9/10, दिस इज 9/10 बाय 1/10, तो 9 आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपका 9 आ गया। ये आपका होगा, आपको क्या बोल रहा है, हीट एब्जॉर्ब और वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका रेशो निकालना है। तो हीट एब्जॉर्ब और वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इसका एक्चुअली जो वर्क है वो ये है। इंजन ने जो, मैंने रेफ्रिजरेटर में जो काम किया उसके लिए यही है।
और ये इलेक्ट्रिसिटी ने किया होगा इस पे, तो अब जाके इसका जो ये आया, ये बीटा आपका कितना है 9 है, तो क्यू आपका जो आएगा वो आएगा 9 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना आपका 10 जूल, 90 जूल। क्लियर है सबका आ गया? यस सर। इसको डाउट तो नहीं है इसी स्टेप पे? चलो ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हुआ है, आप बताओ कैसे करेंगे। मैं करवा नहीं रहा, बस पूछ रहा हूँ आपसे कैसे करेंगे। 2 इंजन है, दोनों को सीरीज में लगा दिया, एक का टेम्परेचर दे रखा है T1 T2, एक का T1 डैश T2 डैश, तो इन दोनों इंजन की एफिशिएंसी पूछिए, कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी, कैसा करोगे? सर यहाँ पे सीरीज में लगाने का मतलब ये है कि एक का वर्क जो निकलेगा वो फिर एज अ सोर्स काम करेगा दूसरे वाले में। हाँ, ऐसे मान लो भाई कि आपका ये था इंजन था ये, इसमें जो सिंक इस पे दिया ना, जिसमें हीट यहाँ रिजेक्ट की, इस वाले ने यहाँ से उठाई दूसरे वाले ने और फिर सिंक में डाली, ऐसा है ये। इसका सोर्स है ये सिंक है, वो इसके लिए सोर्स है, ऐसे मान सकते हो कुछ कि ऐसा ऐसा है, और इसके लिए सिंक डैश मान लो। ये क्या करेंगे इसमें? इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ये पता है हमें, तो ये निकल जाएगा, इसकी भी निकल जाएगी। आप क्या करोगे? सर जो आउटपुट होगा इंजन 1 के लिए वो जाएगा एफिशिएंसी टाइम्स इनपुट, और जो इंजन 1 का आउटपुट होगा वो इंजन 2 के लिए इनपुट होगा। अब उसके हमें एफिशिएंसी पता है, तो उसके लिए इनपुट जो होगा वो पहले वाले का आउटपुट होगा, उसमें रख देंगे। कुल मिलाकर आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा एफिशिएंसी इक्वल टू एफिशिएंसी 1 इनटू एफिशिएंसी 2। भाई एक की एफिशिएंसी मान लो होगी 80%, तो इसका मतलब क्या है, 100 को कितना वर्क में कन्वर्ट किया, 80% कन्वर्ट किया, ठीक है। वो उसके लिए फिर यहाँ चला गया। अब इसने मान लो अगले वाले ने मान लो 70 किया, तो 80 का भी 70 करोगे, फिर 8 से 56%, 80 का 70 निकालो 56 आएगा। तो कुल मिलाकर जो एफिशिएंसी आपकी आएगी 100 से 56, वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, 80 और 70 का। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द एफिशिएंसी, दोनों इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यस सर। ऐसा आपका ना वहाँ पे भी आएगा ऑप्टिक्स में, जब मैग्निफिकेशन आएगा तो बताओ, एक मान लो लेंस ने इमेज डबल कर दी और एक ने 5 गुनी कर दी, दोनों को साथ में लगाओ कितने गुने हो जाएगी इमेज? 10 times. 10 टाइम्स। एक ने डबल किया, एक ने 5 गुना, अरे डबल होगी, डबल का 5 गुना हो जाएगा फिर। ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे एफिशिएंसी आपकी 1 से कम आती है, तो यहाँ पे जो है कम हो रहा है, ठीक है। चलो अच्छा, ये बताओ जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहाँ क्या पढ़ा था? सर यही पढ़ा था सेम। वहाँ पे इंजन की बात हम करते नहीं। हाँ भाई, मैंने आपको 2 स्टेटमेंट बताई। मैंने एक तो बोला कि आपका टेम्परेचर आप बिना किसी एक्सटर्नल उसके टेम्परेचर वो नहीं कर सकते हैं, मैंने लोअर से हाई नहीं फेंक सकते हैं, वो सब स्टेटमेंट बताए मैंने आपको। तो आपने वहाँ पर वो थोड़ी पढ़ी होंगी, तो क्या पढ़ेगी वहाँ पे? एंट्रोपी के टर्म में पढ़ा हो कुछ? एंट्रोपी के टर्म में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सर जो स्पॉन्टेनिटी होती है वो, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए तो उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी इंक्रीज होती है, करेक्ट। किसकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है? तो जो रिएक्शन चल रहा है उसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। किसकी? सिस्टम की है, सराउंडिंग की है, किसकी? सर सिस्टम की। तो आप बोले अगर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी?
आप ये कहना चाह रहे हो? यस सर। तो लेकिन हमने तो ऐसे देखा ना, कई सारे आपके एग्जांपल केमिस्ट्री वैसे दिए हुए हैं, यहाँ पे एंट्रोपी घट रही है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में। सर यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है। यूनिवर्स है ना, एंट्रोपी चेंज जो होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो स्पॉन्टेनियस के लिए ये जो चेंज है आपका, ये नेगेटिव आना, सॉरी बढ़ना चाहिए, तो पॉजिटिव आएगा ये। ठीक है, तो टोटल यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है। अब मैं आपको स्टूडेंट क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जी आप जो है हीट नहीं फ्लो कर सकते लोअर से हायर, ये भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इनका रिलेशन क्या है सर? स्टेटमेंट एक ये बोल रही है, वो बोल रही है, आपस में क्या रिलेशन है? ऐसा कोई, मैंने कोई भी स्टेटमेंट बना दिया आपने घुमा फिरा के, है ना? तो इनको समझते हैं ऐसा क्यों है, वहाँ पे ऐसा क्यों बोलते हैं, और क्या उससे हमारी ये क्वेश्चन ड्राइव हो सकती है कि आप हीट को जो है लो से हाई में नहीं फेंक सकते बिना किसी उसके। ट्राई करते हैं। एंट्रोपी चेंज क्या होता है इन टर्म्स ऑफ हीट वगैरह और टेम्परेचर वगैरह के टर्म में बोलोगे क्या होता है? सर Q/T होता है। Q/T। Q/T। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज मेरा ये आता है। चलो, तो एक्चुअली इसमें क्वेश्चन भी है, एंट्रोपी चेंज कितना आएगा, मैंने इतनी हीट दी एक साइकिल में, ये किया वो किया, भी उसके क्वेश्चन भी देखेंगे साइकिल में जब करोगे ना, एंट्रोपी चेंज निकालना पड़ेगा। तो पे क्यू निकाल लोगे आप, टेम्परेचर निकाल लोगे। तो अगर मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर T से आ जाएगा, कांस्टेंट होगा। अगर नहीं होगा T तो फिर क्या करोगे? मान लो प्रोसेस कुछ और हो गया, एडियाबैटिक वगैरह, तब क्या करोगे? आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, यदि प्रोसेस कुछ और हो गया तब क्या करोगे? सर फिर इसके अंदर हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा, Q और T में रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो Q समथिंग ms डेल्टा T आ जाएगा मान लो, ये MC डेल्टा T आएगा कुछ dt अपॉन में T, फिर दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे, ऐसा कुछ बनेगा आपका, है ना? यस सर। तो वहाँ पे ये कुछ करेंगे। एनीवे, अब देखो उसको, देखो सिंपल समझो, मान लो एक बकेट है, इसमें पानी भरा हुआ है, और पानी में आपने डाल दिया, पानी का टेम्परेचर है मान लो कुछ 30 डिग्री सेल्सियस, और आपने आइस डाल दी यहाँ पे, थोड़ी सी आइस। आइस पिघलेगी, पानी बहुत सारा है, आइस बहुत थोड़ी सी है, पिघलेगी पूरी, है ना? यस। तो आइस के लिए यानी हीट कहाँ से कहाँ फ्लो, इसको हीट कहाँ से मिल रही है पिघलने के लिए? पानी से। वाटर से। हीट का जो फ्लो हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। ठीक है, मैं रेडिएशन को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, जो रेडिएशन बाहर से हो रहा है, उनको यहाँ से कोई रेडिएशन नहीं मानना मैं, पानी को नेगलेक्ट कर रहा है या आइस कर रही है। आई एम नॉट टेकिंग द रेडिएशन, मैं हीट एक्सचेंज ले रहा हूँ केवल आइस और वाटर के बीच का। तो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है, तो अगर मैं वाटर के लिए डेल्टा क्यू लिखूँ तो पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? नेगेटिव या पॉजिटिव? हीट लॉस कर रहे हैं। नेगेटिव। नेगेटिव। अब आइस के लिए पॉजिटिव। पॉजिटिव। वाटर का टेम्परेचर T1 था, इसका टेम्परेचर T2, किसका ज्यादा था? T1। अगर मैं प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज निकालूं डेल्टा एस, मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा एस ऑफ वाटर बाय उसका टेम्परेचर प्लस डेल्टा एस ऑफ आइस डिवाइड बाय उसका टेम्परेचर। अब डेल्टा एस ऑफ वाटर क्या है? डेल्टा एस ऑफ वाटर जो एंट्रोपी चेंज, सॉरी डेल्टा एस नहीं दिया, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू ऑफ वाटर, डेल्टा क्यू ऑफ आइस। अब क्यू ऑफ द वाटर जो होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बस नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। तो वाटर के लिए सकते हो, जैसे कि आइस के लिए मान लो ये क्यू है, इसके लिए माइनस क्यू होगा, टेम्परेचर इसका T1, इसका T2, तो ये क्या आएगा आपका? T1 प्लस T2 डेल्टा इज इक्वल टू दिस। ये फैक्ट, ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? T1 बड़ा है T2 से, आप कह रहे हो, तो ये चीज नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी पूरी? नेगेटिव। पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव। T1 बड़ा है तो माइनस के अपॉन में T1 है, तो माइनस वाला कम होगा, प्लस वाला बड़ा, तो पॉजिटिव है। यस सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो एंट्रोपी क्या हुई यहाँ पे? इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज।
प्रोसेस क्या थी, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? Spontaneous. Spontaneous. स्पॉन्टेनियस। अच्छा, डेल्टा एस नेगेटिव कब हो सकता था? अगर T1 T2 उल्टे होते, वो ज्यादा होता, वो Yes, कम sir. होता। तो डेल्टा एस Yes, sir. नेगेटिव कब आ सकता था मेरा? अगर मेरी हीट फ्लो हो रही थी हाई टू लो, सॉरी लो टू हाई, तो नेगेटिव आता। Yes. तो वो पॉसिबल है? No, sir. No, sir. लो टू हाई। तो यहाँ से यही निकल के आ रहा है। अगर आप बोल रहे हो कि इन एवरी प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, देखो अभी यूनिवर्स है, अगर आप वाटर का लोगे केवल या केवल आइस का लोगे तो कुछ भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। लेकिन जब आप पूरे सिस्टम यूनिवर्स का ले रहे हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो एंट्रोपी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, तो उसका मतलब ही है कि जो उससे ये निकल के आ रहा है कि जो हीट फ्लो है वो हाई टू लो है, ये आपस में रिलेटेड है, आपस में इनका अलग अलग मतलब नहीं है, एक ही मतलब है इनका। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes. तो जब केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि एंट्रोपी विल इंक्रीज और फिजिक्स में पढ़ रहे हो कि टेम्परेचर विल फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस, तो एक ही स्टेटमेंट के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ से ये निकल के आता है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे ऐसे होगा। अब आपके अगर आई डोंट नो केमिस्ट्री डेरिवेशन फिर आता है तो क्या करते हैं, एक्चुअली सिस्टम लेते हैं पहले, तो डेल्टा ऑफ द सिस्टम माने डेल्टा क्यू फॉर द सिस्टम लेते हैं, उसका टेम्परेचर लिखते हैं, फिर डेल्टा क्यू फॉर द सराउंडिंग लिखते हैं, उसका टेम्परेचर T2 लिखते हैं, फिर उससे निकालते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर पता नहीं होता तो हम इसका टेम्परेचर इसके टर्म में लिख देते हैं या उल्टा कर देते हैं, तो वहां से फिर वो एक्चुअली पूरा सिस्टम के टर्म में निकालने की कोशिश करते हैं डेल्टा एस को। तो वो चीज़ एक अलग चीज़ है, लेकिन होता क्या है, यूनिवर्स का होता है, पूरा सिस्टम का भी लेना पड़ेगा आपको, सराउंडिंग का भी लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे पूरा यूनिवर्स का होगा, तो अगर ये नेगेटिव होगा तो ये चीज़ होगी, ठीक है। क्लियर कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट दिस थिंग, कार्नोट साइकिल। इसके क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं, कुछ ग्राफिकल वाले क्वेश्चन रह गए जिनमें ग्राफ नहीं करे अभी तक, तो उसके लिए हम उससे पहले जो थोड़ा पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ लें, ताकि आपको थोड़ा सीपी सीवी वगैरह का आइडिया हो पाए, एंड आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस अदर क्वेश्चंस, है ना। क्योंकि अभी सीपी सीवी गामा का आइडिया नहीं है आपको, किसके लिए कितना होता है, मोनोटॉमिक के लिए क्या होता है, डायटोमिक के लिए क्या होता है। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, देन वी विल अगेन कम बैक टू द क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको बेसिक तो पता ही है, जो बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, पर डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना वॉल्यूम बढ़ता है, वो सब आपको पता ही है ना। चार्ल्स लॉ में जो है आपका कितना वॉल्यूम बढ़ता है पर डिग्री टेम्परेचर पे। गैल-लुसास लॉ है, वो आपको पता ही है। आपका जो है उसमें क्या होता है, बॉयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट है, चार्ल्स में वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं। परफेक्ट गैस इक्वेशन आपको पता ही है। नॉन आइडियल इक्वेशन हमारे कोर्स में है नहीं, फिजिक्स वालों में है लेकिन अभी नहीं। फिर जो है हमारी आइडियल गैस और रियल गैस में क्या फ़र्क होता है वो आपको पता है सब, तो मैं उस पर नहीं जा रहा। आई एम स्टार्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम आपका जो है प्रेशर का जो रिलेशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, अजम्पशन हम क्या क्या मान के चलते हैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ सीधा। तो अजम्पशन देखो क्या क्या मान के चलते हैं, क्या क्या अजम्पशन है बताओ, क्या क्या अजम्पशन मान के चलते हो जो गैस मॉलिक्यूल। सर स्पेस में इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल, और बताओ। आपस में उनके कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता। इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन होता है। कोलिजन इज इलास्टिक, ऐसे क्यों मानते हैं? कोलिजन इलास्टिक नहीं मानेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो फिर जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो हमें कैसे पता कि इलास्टिक ही होते हैं? इलास्टिक तो हो सकते हैं। क्या हम ऐसा कुछ मैंने अजम्पशन बना सकते हैं कि भाई, आपको कैसे मैंने अजम्पशन लग रहा है कि हमें कि भाई इलास्टिक कोलिजन है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल तो चलो ठीक है,
तो आपको साइज वाइज नाप लोगे, अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होता, चलो कुछ तो होता है, कह रहे हो तो, लेकिन ये कैसे होता है कि कोलिजन इलास्टिक है। अगर कोलिजन इलास्टिक होता तो एनर्जी लॉस होती, एनर्जी लॉस होती तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद सारी गैस के मॉलिक्यूल रुक जाते हैं, लॉस करके बार बार टकरा के। Yes. ऐसा होता है कि आपने गैस रखी, सारी गैस जो है वो रुक के और वो बन गई सॉलिड बन के, नीचे जो ऑक्सीजन आपको मिल गई 1 किलो की बर्फ की सिल्ली ऑक्सीजन की, ऐसा होता है क्या? नो सर। हाँ सर। No, sir. ऐसा तो नहीं होता। यानी कि जो कोलिजन हो रहे हैं वो इलास्टिक हो रहे हैं, आपके कोलिजन जो है आपके इलास्टिक हो रहे हैं, ठीक है, तो आपका जंक्शन सही है। अच्छा, और सर गैस पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं और ओनली कोलिजन पर ही अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। पार्टिकल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पूरा लिख रहा है वो तो आप समझ लोगे, पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट कोलिजन के बाद, ठीक है, और कोलिजन पे अपनी डायरेक्शन वगैरह चेंज कर लेते हैं, है ना, ठीक है। और इनका और क्या बोल सकते हैं कि इनकी जो मोशन है वो कंटिन्यूअस है। अच्छा, एक एजम्पशन आपने, एक एजम्पशन अभी मेन एजम्पशन छोड़ दिया अभी, जो गैस के मॉलिक्यूल को क्या मानते हैं, आइडेंटिकल मानते हैं। यस सर। Yes, sir. फॉर वन गैस, पर्टिकुलर गैस, मतलब हाइड्रोजन है तो सबके आइडेंटिकल मानेंगे, अगर हीलियम है तो उसके अलग होंगे, लेकिन अपने में आइडेंटिकल होंगे। फॉर वन गैस, फॉर वन गैस all molecules are, actually first assumption है, are assumed identical, माने उनके साइज शेप वगैरह सब हम आइडेंटिकल मानते हैं। तो ये तो बेसिक हुआ, ठीक है, ये हमारे assumption हो गए काइनेटिक थ्योरी बेसिस। इस पे हम अपनी पूरी थ्योरी हमारी ड्राइव हुई है, जो ड्राइव की गई, कई सारे साइंटिस्टों ने काम किया है इस पे, तो कई सारे इस पे थ्योरी में कई सारी इक्वेशंस निकाली हैं लोगों ने, डेरिवेशंस निकालने, बहुत सारी चीजें की हैं। अच्छा, तो हमें क्या करना है, हमारा डेरिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पे आता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। स्कूल में कई लोगों के आ भी होगा, बहुत कॉमन डेरिवेशन है ड्राइव करने को। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, माने जो गैस है आपकी वो वेसल की वॉल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, इसके लिए अगर हम डेरिवेशन निकालना चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे, है ना, तो वो हम देखते हैं कि प्रेशर हमारा कितना आता है उसकी, अगर हम गैस के वेलोसिटी के टर्म में बात करें तो हमारा प्रेशर कितना आता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो गैस मॉलिक्यूल है सब रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इसके अंदर कंटेनर के अंदर अगर गैस मॉलिक्यूल है एक्स वाई डायरेक्शन में घूम रहे हैं। आपके कोई मॉलिक्यूल आपको तीनों डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी, एक्स भी होगी, वाई भी कंपोनेंट होगा, जेड भी होगा, इन जनरल, ठीक है। अब मैं प्रेशर निकाल रहा हूँ, मान लो तो मुझे प्रेशर निकाल रहा हूँ, तो प्रेशर निकालने के लिए मैं ये मानता हूँ कि मैं एक वॉल पे निकालता हूँ, किसी पर्टिकुलर वॉल पे, तो मान लेते हैं कि मैंने एक वॉल पे निकाला, इस वाली वॉल पे, इस वाली वॉल पे कोई मॉलिक्यूल जब टकराया तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इसके पास, मान लो इधर को है, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, जब ये टकराया इस पे फोर्स किधर को लगा, एक्स डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में चेंज होगी केवल, वाई और जेड तो सेम रहेगी, तो इसकी वेलोसिटी के जो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे वी एक्स, वी वाई और वी जेड मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में चल रहा था, ये डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स मान ली, तो उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट वी एक्स, वी वाई और वी जेड है। अब ये टकरा के जब इधर को आया उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी वाई वी जेड तो सेम रहेगी, और वी एक्स कितनी हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों, हमें कैसे पता कि माइनस वी एक्स ही आएगा यहाँ पे, कुछ और भी आ सकता था। सर मोमेंटम में वो भी कंजर्व है। नहीं, मोमेंटम का देर कम होगा, टकराएगा तो फोर्स लगेगा ना गैस मॉलिक्यूल पे। इलास्टिक कोलिजन है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। गुड। ई हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच। तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो कितनी है आपकी, vx, भाई ये वॉल तो रुकी हुई है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
आपका मॉलिक्यूल यहाँ किधर को कितनी स्पीड से आ रहा है, एक्स की डायरेक्शन में, vx से, उसको जो बाहर जाना पड़ेगा वो भी vx से जाना पड़ेगा, तभी आपका E1 आएगा। क्लियर? तो हम लोगों ने जो एजम्पशन माना वो ये माना कि हमारी जो वेलोसिटी होगी वो ये हो जाएगी। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूं तो y और z में कोई चेंज हुआ नहीं, तो जो मेरा चेंज इन मोमेंटम आएगा एक्चुअली वो मेरा केवल किस डायरेक्शन में आएगा, x डायरेक्शन में। तो डेल्टा p विल बी इक्वल टू डेल्टा px विच विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हो आप। तो फाइनल माइनस इनिशियल मान लो, फाइनल को आपने मान लिया mvx, नेगेटिव मानना पड़ेगा, b नेगेटिव है आपका, माइनस इनिशियल आपका पॉजिटिव mvx था, तो ये जो आएगा टोटल -2mvx। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम जब वो टकराया सामने वाली दीवार से। हम एक दीवार कंसीडर कर रहे हैं अभी, ठीक है? इतना क्लियर हुआ सबको? सर एक बार -x का बता दो। -x का क्यों लिया मैंने? देखो वेलोसिटी देना आपकी, तो वेलोसिटी जब इधर को मैंने ये पॉजिटिव एक्सिस माना है, जब मॉलिक्यूल इधर को आ रहा है उसका जो x कंपोनेंट बनेगा वेलोसिटी का इधर को बनेगा, तो उसको vx मानेंगे, और जब वो इधर को जाएगा तो उसका x कंपोनेंट जो है इधर को बनेगा, उसको -vx मानेंगे। उसकी फाइनल वेलोसिटी -vx है, इनिशियली vx है, उसका इनिशियल मोमेंटम जो है mvx है और फाइनल मोमेंटम -mvx है। जब चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, तो -mvx माइनस प्लस mvx, इसलिए -2mvx है। क्लियर? ओके सर। चलिए, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया हमारा। अब आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम और फोर्स में रिलेशन होता है, तो हम कुछ ट्राई करते हैं कि चेंज इन मोमेंटम, फोर्स और फिर उससे एरिया उसको रिलेट करें तो मेरा प्रेशर आ जाएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर होता है। अब मुझे ट्राई ये करना है कहीं ना कहीं से कि मुझे अगर मोमेंटम आ गया, चेंज इन मोमेंटम निकाल कर फोर्स निकालूं और वहां से फिर मैं एरिया निकालूं। तो लेट अस ट्राई समथिंग। अब देखो, ये तो एक मॉलिक्यूल टकराया उसकी बात हुई जो आपने की अभी तक, जब एक मॉलिक्यूल टकराया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल टकराएंगे इसमें। ये जो कंटेनर है इस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, वो टकराएंगे यहाँ पे। कोई ऐसे टकराया, कोई ऐसे टकराया, कोई कैसे टकराएगा, सब अलग डायरेक्शन में टकराएंगे, कोई ऐसे आके टकराएगा, टकरा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या निकालना, फोर्स पर यूनिट एरिया निकालना। तो मैं एक पर्टिकुलर, आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोगों ने जब पाइप वाले क्वेश्चन किए होंगे कि पानी निकल रहा है पाइप से, 10th क्लास में किए होंगे, आई डोंट 10th में होंगे शायद। इसका एरिया मान लो पाइप का ए है और इसके अंदर पानी जो है v स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से चल रहा है। तो आप बता सकते हो मुझे कि 1 सेकंड में कितना पानी बाहर निकलेगा, वॉल्यूम क्या होगा उसका? AV। सबको क्लियर है? AV आएगा यस सर। ना, या फ्लूइड वगैरह में पढ़ा होगा आपने। यस सर। 1 सेकंड में AV बाहर, क्योंकि v जो वेलोसिटी होगी उतना एक डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 1 सेकंड में, ये उतना पानी सारा आपका बाहर आके यहाँ पहुँच जाएगा 1 सेकंड में, तो AV चलेगा। ऐसे ही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर मान लो, मैं एरिया मान लूँ, मैं मान लूँ कि मेरा जो एक एरिया है, एरिया मान लूँ, और यहाँ पे ऐसा कुछ मान लूँ। तो जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी x डायरेक्शन में vx मानी आपने, तो इस पे जो इसका एरिया में a मान लेता हूँ, इस पे मैं a मान लेता हूँ। तो जो मॉलिक्यूल इस पे हिट करेंगे, मॉलिक्यूल इस पे हिट करेंगे, तो कितने होंगे? एक तो आपको पता होना चाहिए कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने मॉलिक्यूल है। पर यूनिट वॉल्यूम मान लो वी हैव n मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पर यूनिट एरिया इतने वॉल्यूम इतने मॉलिक्यूल है, तो इस a जो एरिया है इसकी लेंथ v माननी पड़ेगी आपको, उतने 1 सेकंड में हिट करेंगे, उतने जो है 1 सेकंड में हिट करेंगे। तो जब आपके मॉलिक्यूल हिटिंग पर यूनिट टाइम होगा, मॉलिक्यूल हिटिंग दिस वॉल है ना, राइट हैंड साइड वॉल पर यूनिट टाइम विल बी हाउ मच? देखो, ये तो वॉल्यूम आ गया,
इतना वॉल्यूम है जो कि 1 सेकंड में इतने वॉल्यूम के मॉलिक्यूल हिट करेंगे। अब इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम कितने, n, इतने में कितने होंगे, इंटू n होंगे, ये हिट करेंगे, है ना। ये है पर यूनिट टाइम, कितने करेंगे। अब आपने क्या मान लिया, आपने मान लिया कि भाई सारे मॉलिक्यूल मेरे पॉजिटिव एक्स में ही चल रहे हैं। ऐसे तो नहीं होगा, सारे पॉजिटिव तो नहीं चल रहे होंगे, कुछ इधर को भी चल रहे होंगे, नेगेटिव की तरफ भी, है ना, कुछ नेगेटिव की तरफ भी तो चल रहे होंगे। तो बाय सिमेट्री हमें बोल सकते हैं, बाय सिमेट्री हमें बोल सकते हैं कि दोनों बराबर होंगे। भाई हमारा कोई डायरेक्शन कोई प्रेफरेंस तो है नहीं हमारी कि मेरे को इधर को ज्यादा होंगे इधर को कम होंगे, तो सिमेट्री है, चारों तरफ बराबर ही चल रहे होंगे। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल पर यूनिट हिट कर रहे हैं, पर यूनिट टाइम, वो 1/2 a into vx into n कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ? तो एक बार और बता दीजिए। देखिए मैंने पहले निकाला मेरा पर यूनिट वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल है मैंने n मान लिया, ठीक है। अब मेरा वॉल्यूम कितना है जो मेरे को लेना है, मेरे को लेना है भाई 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल ने हिट किया, 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल ने हिट किया। तो 1 सेकंड में जो मेरा इतना वॉल्यूम है v into a, इसमें जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो इधर हिट करेंगे। जैसे मैंने पाइप में निकाला, इतना पानी बाहर निकल जाता है पर सेकंड, जो भी यहाँ मॉलिक्यूल होंगे हिट करेंगे। अब इस वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है, v into a आएगा वॉल्यूम, तो मैंने v into a वॉल्यूम लिखा। कितने मॉलिक्यूल होंगे, n, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम पर 1 मीटर क्यूब में इतने होते हैं, मान लो कि इतने मीटर क्यूब में n into n करना पड़ेगा, इतने हिट करेंगे। अब मैंने माना है कि सारे, मैंने तो अजम्पशन ये मान लिया कि सारे मॉलिक्यूल x में चल रहे होंगे, लेकिन आधे -x में तो जा रहे होंगे। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे कोई डाउट कर सकता है कि सर कुछ z में तो जा रहे होंगे, कुछ ऐसे तो जा रहे होंगे, कुछ z में जा रहे होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि एक जो मॉलिक्यूल उसकी 3 वेलोसिटी है, vx, vy और vz, ठीक है। तो बाय सिमेट्री मेरे मॉलिक्यूल जो है आधे आधे होंगे, जिनकी ये वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, आधों की नेगेटिव होगी। अब उसका vy क्या है, vz क्या है, कुछ की हो सकता है 0 भी हो, ये कुछ की हो सकता है vx 0 भी हो, है ना। तो जिसकी 0 होगी, कुछ आपके जो है, जो इधर को मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल मैंने माना इधर को जा रहा है, तो इसकी जो सारी वेलोसिटी है भाई, इसकी x भी होगी, इसकी y भी हो सकती है, इसकी z भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जब मैं मॉलिक्यूल ये मान रहा हूं तो मैं वो मॉलिक्यूल मान लिया इसकी वेलोसिटी केवल x की तरफ है। मैंने एक जनरल मॉलिक्यूल माना है, तो जनरल मॉलिक्यूल जो होगा उसके 3 कंपोनेंट होंगे, x, y और z। अब बाय सिमेट्री जो है आधे मॉलिक्यूल का प्लस होगा, आधे का माइनस होगा, कुछ का 0 होगा, बहुत कम का 0 होगा। ऐसे मॉलिक्यूल तो बहुत कम होंगे जो आपके बिल्कुल ऊपर ही जा रहे होंगे। ऐसे ये आधे का प्लस होगा, आधे का माइनस होगा, आधे का प्लस, आधे का माइनस। तो जब आप आधे प्लस और आधे माइनस ले रहे हो vx को, तो उसमें सारे इंक्लूड हो गए जो y और z वाले हैं आपके, जिनका कंपोनेंट y और z की तरफ है। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल था, तो इस मॉलिक्यूल का y भी है, z भी है, इसका भी तो y और z है ना। तो इसमें कंसीडर हो चुकी है, तो हमने इसलिए आधे लेंगे यहाँ पे, 1/2 a into vx into n। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। ये मॉलिक्यूल हिट कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो दिस इज माय एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मैं इसको वो ले लूं, ये मेरा क्या है, मॉलिक्यूल हिटिंग पर यूनिट टाइम, इतने हिट कर रहे हैं। सॉरी, अभी तो मैंने मॉलिक्यूल निकाले हैं ना, अब इनकी वो निकालता हूँ, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। अभी हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला नहीं है। चेंज इन मोमेंटम में पता है वेलोसिटी हमारी vx थी और घट के -vx हो गई, तो मैं चेंज इन मोमेंटम जब निकालूंगा तो 2mvx आएगा जो पीछे हमने निकाला था। तो इतने मॉलिक्यूल पर यूनिट हिट कर रहे हैं, तो इन सब का चेंज इन मोमेंटम निकालूंगा, और वो जो होगा वो हमारे फोर्स के बराबर होगा। तो इनका मैं अगर टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालूं, मैं पर यूनिट टाइम निकाल लूं, कुछ किताबों में डेल्टा टी मान के कर रहा है, लास्ट में टाइम से डिवाइड कर दिया है, तो देख लेना आप। टोटल चेंज इन मोमेंटम और वी कैन से मोमेंटम ट्रांसफर्ड, हमें बोल सकते हैं मोमेंटम ट्रांसफर्ड, इसको ये बोल सकते हैं टू राइट हैंड साइड वॉल। मैं पर्टिकुलर वॉल की बात कर रहा हूँ, उसको जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा, एक मॉलिक्यूल तो करता है mvx, तो आपके इतने सारे मॉलिक्यूल जो होंगे सारे वो करेंगे, सॉरी 2mvx करता है
जो इतने सारे मॉलिक्यूल उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा पी हमारा आ जाएगा 2mvx इंटू ऊपर वाला ये मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 a vx इंटू n 1/2 a vx इंटू n। ठीक है, पर यूनिट ले चुका हूँ तो मेरा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है ये। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये आपका क्या बन जाएगा n m 2 से 2 कट जाएगा vx का स्क्वायर हो जाएगा n m vx स्क्वायर इंटू एरिया। ये मेरा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि फोर्स। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए था प्रेशर। प्रेशर मेरा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जो प्रेशर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया से मैं डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे एन एम वी एक्स का स्क्वायर। एन एम वी एक्स का स्क्वायर, दिस इज द प्रेशर जो वॉल पे लगेगा। ठीक है, अब मुझे यूजुअली वी एक्स तो पता नहीं होता मॉलिक्यूल का वी एक्स वगैरह कितना है, वही तो वी पता होता है, वी जो होती है वेलोसिटी। तो वी जो होती है एक्चुअली वो तीनों का सम होती है। अगर मैं वी लिखूं तो वी क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अगर पूरे मॉलिक्यूल के लिए सबका समेशन लूं, एवरेज लूं पूरे सब मॉलिक्यूल के लिए, तो तीनों बराबर आएंगी, वी एक्स वी वाई वी जेड। भाई सिमेट्री है ना मेरी, तो मेरा वी एक्स वी वाई वी जेड बराबर आएगी। तो अगर मैं इसकी आरएमएस की बात करूं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो ये तीनों के लिए बराबर होगी, तीनों के लिए बराबर होगी। तो वी कैन से दैट कि वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी वाई स्क्वायर होगा इक्वल टू वी जेड स्क्वायर होगा। वी स्क्वायर बाय 3, अगर मैं तीनों को ये बराबर हैं तो ये वी स्क्वायर बाय 3 एक्स 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 वाले 3x इक्वल टू वी स्क्वायर, तो x इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 3, तो यानी वी एक्स वी वाई वी जेड क्या है, वी स्क्वायर बाय 3 है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/3 बाहर ला सकता हूँ, एन एम वी स्क्वायर ये लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, m क्या है, यस सर। मास ऑफ मॉलिक्यूल। m एक मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो हमारा जो p आया वो ये आया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब तक हमने ये सब किया, हमारा फाइनली ये आया। अब हमें एक्चुअली जो इक्वेशन बनानी है डेंसिटी टर्म में ड्राइव करते हैं, उसको देखते हैं डेंसिटी में कैसे रिलेशन हम बना सकते हैं। तो डेंसिटी जो हमारा होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मेरे एक मॉलिक्यूल का मास मैंने m माना है, तो मान लो मेरे n मॉलिक्यूल जो है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में है, n मॉलिक्यूल पर्टिकुलर वॉल्यूम में है, तो मेरी डेंसिटी ये आनी चाहिए m इंटू n बाई v। ठीक है, लेकिन n बाई v क्या है एक्चुअली, n बाई v को क्या माना हुआ आपने, n बाई v को आपने माना हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n माना हुआ है ना आपने, पीछे जो आपने स्मॉल n लिया है ये तो लिया हुआ है आपने, है ना। ये मेरे n जो मॉलिक्यूल है क्या है, मॉलिक्यूल इन वॉल्यूम v माने थे मैंने, मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम v, वो मेरे कैपिटल n थे। तो जब मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम निकालूंगा तो उसे आपने n माना हुआ है। ठीक, और ये मास तो मास ही है। यस ठीक, सर। तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, छह बोलने लग गए। एक मिनट आप लोग होल्ड करो, है एक मिनट रुको।
अच्छा हो गया। क्या बनेगा फिर देखो। ये रिज्यूम द स्लाइड शो। कौन सा बटन दबाना होता है? ये करना होता है। एक मिनट दोबारा से खोल के बंद करते हैं। फाइनल पता है किसको क्या आएगा आंसर? वन बाय थ्री रो वी बार स्क्वायर। 1/3 रो वी बार स्क्वायर। 1/, रीस्टार्ट करके तो उड़ा देगा सर ये। सेव करें क्या? सेव हो रहा है। कंट्रोल एस से करते हैं सेव। पैर भी नहीं चल रहा इस पर। पैर भी नहीं आ रहा अभी तो। इसका डेरिवेशन आया था स्कूल में सॉल्व करने के लिए? पेपर में आया ये? अच्छा ये कॉमन है। सर अभी तक नहीं आया। नहीं आया? सही करवाया नहीं स्कूल में चैप्टर। आज चैप्टर नहीं कराया। जिसका करवा दिया होगा उसका आया होगा, जिसका नहीं करवाया होगा उसको फिर वो आया होगा। बर्नौली को प्रूव करने आ गया होगा। यस सर। बर्नौली का डेरिवेशन आपके यार थकार के वही आते हैं सारे। जिनका डेरिवेशन है थकार के वही आते हैं सारे के सारे। बर्नौली आ जाएगा नहीं तो वो आ जाएगा। कुछ और खोल के देखिए क्या? तो चल रहा है सब कुछ, ये नहीं चल रहा। रिज्यूम स्लाइड शो ये भी नहीं चल रहा। क्लास वो कर दिया इसने हैक हमारी। क्लास इज हैक्ड बाय टेक्नोलॉजी।
रीस्टार्ट ही करते हैं। डेरिवेशन पीछे वाला सबने लिख दिया था ना, जो पीछे वाला था कि उड़ सकता है वो, अगर मैं रीस्टार्ट करूंगा तो उतना डेरिवेशन लिख दिया सबने, जो नोट कर लिया था। कर लिया था ना। चलो मैं रीस्टार्ट ही करूंगा तो आवाज वगैरह कट जाएगी मेरी, रीस्टार्ट होगा तो है ना, फिर मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ कि पूछ तो है यार।